हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 5.1। ठीक है, तो प्रश्नावली 5.1 के अंतर्गत आपके 4 क्वेश्चन है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। ठीक है, आपको ये बताना है। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। आपको बताना है कि कौन सा समांतर श्रेणी है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए फर्स्ट का फर्स्ट, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। देखिए प्रथम किलोमीटर लेकर जाता है तो 15 रुपये लेता है और उसके बाद कराए और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। यानी कि जब 15 रुपये लेता है 1 किलोमीटर का, जब उसके बाद 1 किलोमीटर जाता है तो कितने रुपये लेता है, 8 रुपये। इसी प्रकार से चलता जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे हल करते हैं इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो यहाँ हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, प्रथम किलोमीटर किराया कितना था, 15 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है। क्या दिया है, जो प्रथम किलोमीटर का किराया था, प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना था, 15 रुपये था। ठीक, और उसी यानी कि द्वितीय किलोमीटर का किराया कितना होगा। देखिए मान लीजिए ये कोई सड़क है। ठीक, देखिए किस प्रकार से टैक्सी जाता था। देखिए यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कितना है, 1 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है। जब वह 1 किलोमीटर लेकर जाता था तो वो कितना लेता था, 15 रुपये। ठीक है ना, अब 15 रुपये 1 किलोमीटर का ले लिया। अब जैसे इसके बाद 1 किलोमीटर जाता था, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर और गया है, यहाँ से 1 किलोमीटर और जाएगा, ठीक, यहाँ तक मान लीजिए, तो वो कितना रुपये लेगा, 8 रुपये लेगा। यानी कि इसमें 8 रुपये ऐड करना होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे द्वितीय किलोमीटर का किराया, तो कितना होगा, देखिए 15 रुपये तो पहले था ही। ठीक, फिर प्लस 1 किलोमीटर और गया तो 8 रुपये ऐड करेंगे। ठीक, यानी कि जोड़ेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 8 23। ठीक, यानी कि 23 रुपये लेगा। इसी प्रकार से हम तृतीय किलोमीटर का निकालेंगे, तृतीय किलोमीटर का किराया कितना होगा। देखिए पूरा रुपये कितना था, 23 रुपये। अब 1 किलोमीटर और जाएगा तो 8 रुपये ऐड करोगे और यहाँ से जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 23 और 8 31 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमको ये देखिए ये क्या मिला है, 15 23 31, ये क्या है, एक एपी है यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, तो यहाँ से हमको एक मिल जाता है एपी। तो क्या है एपी में है, 15 है, 23 है, 31 है और डाट 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 इसी प्रकार से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए समांतर श्रेणी मालूम करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले सार्वंतर निकालना होगा। ठीक है, अगर सार्वंतर समान रहता है तो वो समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं सार्वंतर ज्ञात करने के लिए। ठीक है, सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं और डी बराबर होता है a2 माइनस a1, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए दूसरा पद कौन सा है, 23 है, तो 23 माइनस पहला पद है 15, तो यहाँ से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 23 में से 15 घटाओगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक और निकाल लेते हैं। चलो तो a3 माइनस a2 कर देते हैं। ठीक है, तो a3 का मान है 31 माइनस a2 का मान है 23। अच्छा 31 में से 23 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे जो सार्वंतर है वो क्या है, समान है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे चूँकि सार्वंतर समान है इसीलिए यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, इस प्रकार से यह क्वेश्चन हल होगा। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो देखिए क्या कर रहा है, किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है आईएमपी है। ठीक है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा कैसे हल होगा। ठीक है, चलो हल करते हैं इसे। तो यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर हम 2 को हल करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 ना लेते हैं। ठीक, तो देखिए जो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा है वो हमको मालूम नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर हम मान लेते हैं हवा की मात्रा को पहले। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, उपस्थित
हवा की मात्रा, हवा की मात्रा हम यहाँ से मान लेते हैं 1 इकाई, ठीक है, 1 इकाई है, ठीक। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर केस फर्स्ट की, ठीक, केस फर्स्ट के लिए बात करें तो प्रश्न में करा था, ठीक है, एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न में करा था कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की जो मात्रा है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो शेष हवा का 1/4 बाहर निकालता है, ठीक। तो यहाँ हम जो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी, 1 है, ठीक। तो यहाँ केस फर्स्ट में क्या होगा, 1 होगा, ठीक। इसी प्रकार अगर हम केस 2 की बात करें, केस 2 की बात करें तो यहाँ देखिए शेष हवा कितनी है, 1 है, ठीक, 1 है। अब 1 में से क्या कर रहा था, शेष हवा का, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में है शेष हवा का 1/4, प्रश्न में ये करा है, ठीक। और इस का के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, गुणा होता है, ठीक है। तो शेष हवा है 1, देखिए मतलब कि जो मात्रा थी इकाई 1 थी, ठीक है। फिर यहाँ से बाहर निकल रहा है तो माइनस करेंगे, और शेष हवा 1 थी और गुणे 1/4 बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है। तो इसे हल कीजिए, 1 माइनस गुणा करोगे तो 1/4 आएगा। अब इसे हल करिए, देखिए 4 एकम 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर केस 2 के जो है 3/4 आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से हम केस 3 निकाल लेते हैं। केस 3 की बात करें तो देखिए यहाँ पर अब कुल हवा की जो मात्रा कितनी है, 3/4 है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 3/4, फिर माइनस करेंगे, माइनस कितना करेंगे, शेष हवा का 1/4, तो शेष हवा है 3/4, तो 3/4 गुणे कितना, 1/4 इक्वल टू, यहाँ से हल करेंगे तो 3/4 माइनस 3 एकम 3 और बट्टे में हल करेंगे तो 16, यहाँ से लसा ले लेंगे 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 4 से काटोगे तो 4 बार में कटेगा और 4 3 12 माइनस 3 इक्वल टू, देखिए 12 में से 3 जाएगा तो 9/16, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिला, एक समांतर श्रेणी मिला है, 1 3/4 9/16, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे AP, हमको AP क्या मिला, 1 मिला, 3/4 और 9/16, और अपना निकाल सकते थे, केस 4 निकाल सकते थे इसी प्रकार से, ठीक है। तो और निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम 3 से निकालेंगे और इसी में चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम सर्वांतर निकालते हैं। अब सर्वांतर D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। देखिए A2 का मान क्या है, A2 का मान है 3/4 माइनस A1 का मान है 1 इक्वल टू, इसे हल कीजिए, 4 एकम 4, अब -4 में से +3 जाएगा तो कितना बचेगा, -1/4 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा निकाल लेते हैं सर्वांतर, मान लीजिए A3 माइनस A2 कर लेते हैं, ठीक है। तो A3 का मान है 9/16 माइनस A2 का मान है 3/4, ठीक। तो लसा ले लोगे यहाँ से 16 का, और 16 है तो यहाँ पे 16 एकम 16 9 आ जाएगा, माइनस 4 चौका 16, 4 बार में कटा, 4 का गुणा 3 में करोगे तो 12, यहाँ से हल करोगे तो कितना आ जाएगा, -3/16, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सर्वांतर जो फर्स्ट के लिए था वो -1/4 है और दूसरे के लिए -3/16 है, तो यहाँ सर्वांतर समान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे चूँकि सर्वांतर समान नहीं है, इसीलिए यह एक AP नहीं है, AP नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन हल हुआ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर देखिए क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो वीडियो को बैक करो, फिर से देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की जो लागत है 150 रुपये है और बाद 1 मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है, ठीक है। प्रश्न के कहने का मतलब यह है, एक कुआं खोदा जा रहा है, ठीक है, और प्रथम मीटर की खुदाई की जो लागत है, यानी कि जब प्रथम 1 मीटर खुदाई होती है तो उसको 150 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक। और बाद में 1 मीटर जैसे खोदता है तो वो 50 रुपये बढ़ता जाता है, ठीक है। तो चलो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि मान लीजिए आपकी कुआं है, ठीक है, यहाँ से एक कुआं बना लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये क्या है, कुआं है मान लीजिए, ठीक।
और यहाँ से क्या है, एक यहाँ से मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक, और कुआं अंदर ही खोदा जाता है, ठीक। तो यहाँ से देखिए क्या है, जब 1 मीटर खोदता है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक जब 1 मीटर खोदता है तो उसे कितने रुपए देने पड़ते हैं, 150 रुपये देने पड़ते थे, ठीक है। अब इसके बाद एक मतलब 1 मीटर खोदता था, ठीक है, इसके बाद 1 मीटर खोदेगा तो कितना रुपये देना पड़ेगा, 150 रुपये तो देगा ही, 50 रुपये और बढ़ा देगा, ठीक है। तो 150 तो देगा ही प्लस 50 रुपये और बढ़ा देगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 200 रुपये हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से जब तीसरा मीटर खोदने वाला था तो 200 रुपये तो देगा ही, ठीक, प्लस 50 रुपये और बढ़ा देगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 250 हो जाएगा, ठीक है। इतना काफ़ी हम लोग के लिए। तो देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ पे 150, 200, 250, यहाँ से क्या है, एक समांतर श्रेणी यानी कि एपी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं जो दिया है पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है, क्या दिया है, जो प्रथम मीटर की जो लागत है, ठीक है, प्रथम मीटर की लागत, प्रथम मीटर की लागत, प्रथम मीटर की जो लागत है वो कितनी है, 150 रुपये है, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम बात करें दूसरे मीटर की लागत, दूसरे मीटर की लागत, दूसरे मीटर की लागत बात करें, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर खोदा तो 150 रुपये दिया, ठीक है। इसी प्रकार से जब यहाँ से यहाँ तक खोदा तो 1 मीटर और खोदा तो 150 रुपये और देने पड़े, ठीक है। तो यहाँ से 150 प्रथम मीटर की लागत है, प्लस अब 1 मीटर और खोदा तो 50 रुपये और बढ़ाना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, 200 रुपये हो गया, ठीक। तो इसी प्रकार से तीसरे मीटर की लागत, तीसरे मीटर की लागत, ठीक। तो 200 रुपये पूरे हो गए थे, तो 200 प्लस 50 और जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 250, ठीक, यानी कितने हो गए 250 रुपये, ठीक। तो यहाँ से हमको एक एपी मिल जा रहा है। एपी किस प्रकार से मिलेगा, यहाँ पे देखिए 150 और यहाँ से हो जाएगा 200 और यहाँ से 250, डाट डाट इस प्रकार से जाते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करें, देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम सर्वांतर ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सर्वांतर के लिए देखते हैं हम, अगर सर्वांतर समान आएगा तो ये क्या होगा, एक समांतर श्रेणी होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो सर्वांतर की बात करते हैं, सर्वांतर D = A2 - A1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A2 का मान है यहाँ पर 200 रुपये माइनस A1 का मान है 150 रुपये इक्वल टू 200 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा 50 रुपये, ठीक है। और इसी प्रकार से एक और निकाल लेते हैं, देखिए A3 में से A2 घटा देते हैं, ठीक। तो A3 का मान है यहाँ पर 250 रुपये माइनस और A3 का मान है 250 और यहाँ पर A2 का मान है 200, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 50, यानी कि यहाँ पर क्या है, जो सर्वांतर है समान है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे आप, चूंकि सर्वांतर समान है इसीलिए यह एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलो 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर एक समांतर श्रेणी हमको मालूम करना है कि है कि नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है प्रथम वर्ष की जो राशि है यहाँ पर 10,000 रुपये है, ठीक है, और दर आपको दे दिया 8%। तो हम यहाँ ज्ञात करेंगे, ब्याज ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे वर्ष की राशि मिलेगी हमको और उसका ब्याज ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे हल होता है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। तो हम यहाँ हल करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। तो देखिए पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है, क्या क्या दिया है, पहले वर्ष की राशि हमको दे दी है, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं पहले वर्ष की राशि, पहले वर्ष की राशि मान लीजिए A1 है, ठीक है, इक्वल टू कितना दिया था 10,000 रुपये, ठीक, इतना है। और दर यहाँ पे दिया था, दर की बात करें तो दर दिया था 8%, ठीक है। तो देखिए थोड़ा ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिए आप एक बैंक में गए, ठीक, 10,000 रुपये लेकर गए, ठीक, वहाँ पर क्या किए 10,000 रुपये जमा किए
और 1 साल बाद गए उसमें अपने आप ब्याज देखने के लिए कितना रुपया बढ़ा है। ठीक है, तो यह कैसे ज्ञात करेंगे, ब्याज को कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अब 1000 रुपये, सॉरी यहाँ पर पहले वर्ष की जो राशि थी उसकी 10,000 रुपये थी। ठीक है, अब दूसरे वर्ष का जो ब्याज आएगा वो कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर दूसरे वर्ष का ब्याज, तो दूसरे वर्ष का ब्याज देखिए, अब ब्याज ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है जो आप कक्षा 8 और 9 में पढ़ चुके हो। ठीक है, देखिए क्या होता है, ब्याज ज्ञात करने के लिए मूलधन, ठीक, जितना रुपए होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक, बटे कितना 100। तो यहाँ से याद करेंगे, देखिए मूलधन क्या होता है, मूलधन जो पहले मतलब कि जो राशि थी आपकी, ठीक है, तो मूलधन कितना था 10,000 गुणे 10,000। ठीक है, दर कितना, दर 8% और गुणे समय, समय देखिए यहाँ पर 1 होगा, क्यों, क्योंकि पहले वर्ष जमा की, अब दूसरे वर्ष यानी कि 1 साल बाद जा रही, तो समय कितना होगा 1 होगा बट्टे 100। तो यहाँ देखिए हल करते हैं, 2 शून्य से नीचे 2 शून्य ऊपर कट आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 बचेगा, 1 बचेगा और 100 बचेगा। ठीक, तो यहाँ हल कर लेते हैं। देखिए 8 का गुणा 1 में करोगे तो 8 आएगा, 8 का गुणा 100 में करोगे तो 800 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसके दूसरे वर्ष की जो ब्याज हो कितने रुपए हुए, 800 रुपये बढ़ गए थे। ठीक, जब वो 10,000 रुपये जमा की और दूसरे वर्ष यानी कि गए चेक करने के लिए तो उसके 800 रुपये बढ़ गए थे। ठीक, इसी प्रकार से दूसरे वर्ष हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम दूसरे वर्ष की राशि कितनी हो जाएगी उसकी, देखिए दूसरे वर्ष की राशि कितनी हो जाएगी, दूसरे वर्ष की राशि देखिए, ध्यान देखिए, मूलधन पहले कितना था, मूलधन था 10,000 था। ठीक है, तो मूलधन पहले तो 10,000 था। ठीक, और उसका ब्याज कितना बढ़ गया, कितने रुपए बढ़ा, 800 रुपये बढ़ा, यानी कि जोड़ोगे। ठीक है, तो जोड़ोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10,800 हो जाएगा। ठीक, 10,800 रुपये हो जाएगा दूसरे वर्ष की राशि। ठीक है, इसी प्रकार से हम तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ देखिए तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज, अब तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको ये फार्मूला लगाना है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट करते हैं। देखिए मूलधन, अब मूलधन कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, मूलधन अब 10,000 मत करना, क्यों, क्योंकि दूसरे वर्ष की अब राशि कितनी होगी थी 10,800, तो यहाँ मूलधन अब कितना होगा 10,800 हो जाएगा, और गुणे दर कितना होगा, दर आपका वही 8% वाला है। ठीक है, और समय, समय 1 साल बाद है तो 1/100, डबल शून्य से कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, अब देखिए 108 का गुणा 8 में करोगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे करते हैं 8 64 की 4, 8 में आया 6, 0 में करोगे तो 6 8 कब 8, कितने रुपए बढ़ा, अब 864 रुपये बढ़ गए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तीसरे वर्ष की जो राशि हो जाएगी, अब तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि कितनी हो जाएगी, देखिए कुल रुपए कितना था 10,800 रुपये था, प्लस कितने रुपए यानी कि ब्याज कितना बढ़ा 864 रुपये बढ़ा, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से जोड़ोगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा यहाँ से 11,664। ठीक, हाँ ठीक है 11,664। तो यहाँ से देखिए हमको क्या मिल रहा है, अगर हम बात करें, देखिए प्रथम यानी कि पहले वर्ष की जो राशि थी कितनी थी 10,000, A1 मिल गया। इसी प्रकार से दूसरे वर्ष की राशि यानी कि A2, ठीक है, A2 कितना है 10,800 मिल गया। इसी प्रकार तीसरे वर्ष की जो राशि है A3 कितना मिल गया 11,664। तो यहाँ से हमको एक AP मिल गया, क्या, पहला 10,000, इसके बाद 10,800, फिर इसके बाद 11,664, यानी कि इसी प्रकार जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए सार्वंतर ज्ञात करते हैं, सार्वंतर D इक्वल टू A2 माइनस A1। तो यहाँ से D इक्वल टू A2 का मान क्या है 10,800 माइनस, और यहाँ A1 है 10,000। ठीक, तो यहाँ घटाओगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 10,800 में से 10,000 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 800 रुपये। ठीक, इसी प्रकार से एक और निकाल लेती हैं। तो यहाँ से देखिए इसी प्रकार से एक और निकालेंगे तो D इक्वल टू होता है A3 माइनस A2। ठीक, तो D इक्वल टू A3 का मान यहाँ पर है 11,664 माइनस A2 का मान क्या है 10,800। तो D इक्वल टू देखिए 11,664 में से जब 10,800 घटाओगे तो 800 रुपये आएगा, और सॉरी नहीं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलत है, तो यहाँ से जब घटाओगे तो ये नहीं आएगा। देखिए 11,664 में से 11,800 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 864 आएगा। ठीक है,
तो 864 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक सर्वांतर 800 आया और दूसरा आया 864। तो यहाँ पर मान लीजिए इसे D1 और इसे D2 मान लेते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, यानी कि सर्वांतर क्या है, समान नहीं है, इसीलिए यह समांतर श्रेणी नहीं होगा। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वीडियो को क्या करो, बैक करो और फिर से देखो। ठीक है, और समझो। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दी हुई एपी, यानी कि एपी का मतलब देखिए आप लोग जानते हो, एपी का मतलब होता है ए से होता है अरिथमेटिक, पी से होता है प्रोग्रेशन, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी के निम्नलिखित मान दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो ए है वो आपका प्रथम पद होता है और डी जो होता है वो सर्वांतर होता है। तो यहाँ से आपको प्रथम पद ए बराबर 10 दिया है, डी बराबर भी 10 दिया है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, तो चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए आपको प्रथम पद a बराबर 10 दिया है और सर्वांतर यानी d बराबर भी 10 दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से स्टेप बाय स्टेप करेंगे एकदम। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है। प्रश्नानुसार क्या क्या दिया है हमको, देखो यहाँ पर a यानी कि प्रथम पद। ठीक है, क्या दिया है, प्रथम पद, प्रथम पद a1 मान दिया है 10 और इसी की बात करें सर्वांतर की, सर्वांतर यानी d का मान भी 10 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए हमको क्या निकालना है, प्रथम 4 पद निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें a1 का मान दे दिया है तो हमको a2 ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो a2 कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए a2 ज्ञात करने से पहले देखिए आपको ध्यान देना होगा, a2 ज्ञात करना है तो आपको पहले a1 लिखना होगा, फिर प्लस d करना होगा, सर्वांतर को जोड़ देना होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे, a1 का मान दिया है 10 प्लस d का मान भी 10 दिया है, 10 प्लस 10 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर a3 निकालना है तो इससे एक कम a2 प्लस d कर दो। ठीक है, a2 का मान अभी निकाले हो 20 प्लस d का मान है 10, जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से a4 निकालोगे तो देखिए a4 तो a4 से एक कम हो जाए a3 प्लस d कर दोगे, यानी कि सर्वांतर को जोड़ोगे तो यहाँ से हो जाएगा a3 का मान अभी निकाले 30 प्लस सर्वांतर d का मान दिया है 10 इक्वल टू, देखिए जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 40। ठीक, यहाँ पे 3 निकाल चुके, एक और निकाल लेते हैं a5। तो a5 निकालने के लिए इससे एक कम क्या होता है, a4 होता है, प्लस सर्वांतर कर दोगे तो यहाँ a4 का मान निकाले भी 40 प्लस d का मान 10 इक्वल टू 40 और 10 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, ये आपके जो है प्रथम 4 पद हैं। ठीक, यहाँ से आप लिख सकते हो अतः तो यहाँ से आप लिख सकते हो अतः एपी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद कौन कौन से होंगे, यानी कि देखिए एपी के जो प्रथम 4 पद होंगे वो होगा 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा। ठीक है, और आपको एक 10 दिया ही था। ठीक, तो यहाँ से एपी की क्या हो गए, प्रथम 4 पद हो गए। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है a यानी कि जो प्रथम पद है -2 दिया है और सर्वांतर d का मान भी 0 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे आप प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है। यहाँ से दिया जो प्रथम पद है, अगर हम बात करें प्रथम पद की, प्रथम पद यानी कि a1 या a, देखिए प्रथम पद को आप a भी कर सकते हो, a1 भी कर सकते हो। ठीक है, तो प्रथम पद a1 इक्वल टू -2 है और सर्वांतर d इक्वल टू 0, यानी कि आपको एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए a2 निकालना है तो a2 कैसे निकालोगे, a1 में प्लस d कर दोगे। ठीक है, तो a2 निकल जाएगा, a1 क्या है, a1 है -2 प्लस d का मान है 0 इक्वल टू -2। ठीक, इसी प्रकार से a3 निकालोगे तो a3 निकालने से पहले देखो क्या करोगे, a3 से क्या होता है a2 प्लस d, तो a2 का मान अभी निकाले -2, d का मान 0 इक्वल टू -2। इसी प्रकार a4 निकाल लो, a4 निकालने के लिए आपको a3 प्लस d करना होगा, तो a3 का मान निकाले -2 प्लस 0, d का मान इक्वल टू -2। a5 निकाल लेते हैं, a5 निकालने के लिए a4 इससे एक कम प्लस d, तो a4 का मान अभी निकालें -2 प्लस d का मान 0 इक्वल टू -2। ठीक है, यहाँ पर आप निकाल दिए एपी के प्रथम 4 पद -2 ये सभी क्या है, समान है। ठीक, तो ये हो जाएंगे आंसर। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है प्रथम पद a इक्वल टू 4 दिया है और d यानी कि सार्वंतर इक्वल टू -3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, आपको दिया है पहले लिखोगे, प्रश्नानुसार दिया है। देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको परीक्षा में भी करना है, ठीक है, क्योंकि स्टेप पर भी नंबर मिलता है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार दिया है, क्या क्या दिया है, यहाँ से बात करें प्रथम पद a1 या a कर सकते हो। प्रथम पद a दिया है हमको 4 और सर्वांतर d इक्वल टू दिया है -3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या करोगे, अब देखिए a1 तो निकला हुआ है, a1 आपको दिया हुआ है प्रथम पद a1 इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से आप मतलब AP के प्रथम 4 पदों को ज्ञात करते हैं। देखिए a2 कैसे ज्ञात करोगे, a1 प्लस d, तो a1 का मान है 4 प्लस d का मान है -3 इक्वल टू, देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से a3 निकाल लो। तो a3 कैसे निकालोगे, इससे एक कम a2 प्लस सर्वांतर को जोड़ो। देखिए a2 का मान अभी निकाले 1 और d का मान है -3, तो यहाँ पर जब इसको घटाओगे, देखो -3 में से 1 जाएगा तो -2। ठीक है, और यहाँ से a4 निकालते हैं, a3 प्लस d इक्वल टू a3 का मान अभी निकाले -2 और d का मान है -3। देखिए दोनों माइनस में, तो दोनों को जोड़ दोगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार निकाल लो a5 में a4 प्लस d, देखिए a4 का मान -5 और d का मान है -3, तो कितना जाएगा -8। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा AP के प्रथम 4 पद 1 -2 -5 -8। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है a यानी कि जो प्रथम पद है -1 है और d सार्वंतर 1/2 है। ठीक है, इस प्रकार से दिया है, तो यहाँ से लिखोगे आप प्रश्नानुसार दिया है। प्रश्नानुसार दिया है, क्या क्या दिया है, जो प्रथम पद है, प्रथम पद यानी a1 का मान 2 दिया है, -1 और सर्वांतर d इक्वल टू दिया है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें द्वितीय पद निकालते हैं, यानी कि a2 कैसे निकालेंगे, a1 में प्लस सर्वांतर जोड़ देंगे, तो a1 का मान हमको -1 दिया है प्लस d का मान है 1/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कैसे हल करेंगे, 2 का गुणा इसमें करोगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब -2 प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, -1/2। ठीक है, इसी प्रकार से a3 निकाल लेते हैं। तो a3 निकालने से पहले a2 फिर प्लस d करेंगे इक्वल टू, a2 का मान अभी निकाले -1/2 प्लस d का मान है 1/2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार a4 निकालोगे, a4 देखिए a4 का मान आपको a4 कैसे निकालोगे, a4 निकालने से पहले a3 प्लस d, तो a3 का मान अभी निकाले हो कितना है 0 और प्लस d का मान है 1/2, हल करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक, इसी प्रकार से निकाल लो a5, तो a5 के लिए a4 प्लस d, तो a4 का मान अभी निकालो 1/2 और प्लस d का मान भी 1/2। देखिए हर समान है, अंश को जोड़ दोगे तो 2/2 काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, AP के प्रथम 4 पद निकल गए, -1/2 0 1/2 1। ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट को देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको a बराबर दिया है -1.25। ठीक है, और सर्वांतर d इक्वल टू दिया है -0.25। ठीक, इस प्रकार से दिया है। देखो इससे कैसे हल करेंगे, तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो दिया है। देखिए यहाँ पे दिया है प्रश्नानुसार दिया है। ठीक, प्रश्नानुसार दिया है, जो प्रथम पद है, प्रथम पद a1 इक्वल टू दिया है -1.25 और सर्वांतर। ठीक है, और यहाँ से सर्वांतर d इक्वल टू दिया है -0.25। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से अब निकालते हैं a2। देखिए a2 इक्वल टू होता है a1 प्लस d, तो a1 का मान है -1.25 और d प्लस d करते हैं, तो देखिए d का मान भी माइनस में, तो -0.25, तो यहाँ से हो जाएगा -1.25 -0.25। ठीक है, तो इसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इसे जोड़ोगे तो देखिए -1, देखिए 5 हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1.50। ठीक है,
इसी प्रकार से अगर हम बात करें A3 निकालने, A3 के लिए क्या होगा, A2 प्लस डी। तो A2 का मान अभी निकाले हो -1.50 और प्लस डी का मान है 0.25 माइनस में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस में है, तो इसे जोड़ोगे, देखिए दोनों माइनस में है, अब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, तो -1.75 आ जाएगा, ठीक है, 75। तो कितना आ जाएगा, -1.75, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए A4 निकालोगे, तो A4 निकालोगे तो A3 प्लस डी। A3 का मान अभी निकाले हो -1.75 और डी का मान है -0.25, ठीक। तो इसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इसे जोड़ोगे तो -2 आ जाएगा, 2.0, ठीक है। इसी प्रकार से A5 निकाल सकते हो, A5 के लिए A4 प्लस डी, ठीक है। तो A4 का मान अभी निकालो, कितना आया था, -2.0 और डी का मान यहाँ से हो जाएगा -0.25, ठीक। तो यहाँ से जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, -2.25 आ जाएगा, ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी यानी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आपको क्या दिया है, एक समांतर श्रेणी दिया गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रथम पद यानी ए ज्ञात करना है और सार्वअंतर यानी डी ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, 3 1 -3 है, ठीक है, इस प्रकार से है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम हल करने वाले हैं 3 का फर्स्ट देखते हैं। तो देखिए 3 का फर्स्ट में दिया था 3 1 -1 और -3, ठीक है, और डॉट इस प्रकार से जा रहा था, ठीक। तो यहाँ से अगर बात करें प्रथम पद, देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। प्रथम पद यहाँ से 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे आप प्रथम पद यानी ए का मान यहाँ से पहला वाला 3 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार सार्वअंतर निकाल लेते हैं, तो यहाँ से सार्वअंतर डी होता है, तो डी इक्वल टू क्या होता है, A2 - A1। तो यहाँ पे देखिए A2 का मान है 1, ठीक। तो A2 का मान 1 माइनस A1 का मान है 3, यहाँ जब घटाओगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रथम पद A बराबर 3 आ गया और सार्वअंतर D इक्वल टू -2, ठीक। देखिए कितना सिंपल था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है -5 1 और 3 है 7 है, ठीक, इस प्रकार से है। तो यहाँ से लिखेंगे हम प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद क्या है, -5 है और सार्वअंतर ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। सार्वअंतर डी इक्वल टू क्या होता है, A2 - A1, ठीक है। तो A2 का मान यहाँ पे देखिए -1 है और माइनस है तो माइनस, और A1 का मान क्या है, -5 है, तो देखिए -5। यहाँ पे देखिए -1 माइनस प्लस होकर +5 हो जाएगा। यहाँ से जब घटाओगे देखिए 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रथम पद A इक्वल टू -5 और सार्वअंतर D इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है 1/3 5/3 9/3 और 13/3, ठीक है, इस प्रकार से है। तो यहाँ से बात करें प्रथम पद ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 और सार्वअंतर की बात कर लेते हैं। सार्वअंतर डी इक्वल टू A2 - A1। देखिए A2 का मान है 5/3 माइनस A1 का मान है 1/3, ठीक। देखिए हर सामान्य अंश को जोड़ या घटा देंगे, देखिए यहाँ पर माइनस है तो घटा देंगे, तो 5 - 1 हो जाएगा /3, 5 में से 1 जाएगा तो 4/3, ठीक है। तो यहाँ से प्रथम पद A इक्वल टू 1/3 और सार्वअंतर D इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आपको दिया 0.6 और 0.7 और 2.8 और 3.9, ठीक है, इस प्रकार से दिया है। तो यहाँ से अगर बात करें प्रथम पद की, प्रथम पद ए इक्वल टू 0.6 और सार्वअंतर D इक्वल टू A2 - A1 यानी द्वितीय पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए A2 क्या है, 1.7 है, तो 1.7 माइनस A1 का मान है 0.6, ठीक है। तो यहाँ से घटाओगे तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से D इक्वल टू 7 में से 6 जाएगा 1 और यहाँ पर 1 है, यानी कि 1.1 आ जाएगा D का मान, ठीक है।
तो यहाँ से प्रथम पद यानी ए का मान आ गया 0.6 और सार्वअंतर d इक्वल टू 1.1, ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम सरल क्वेश्चन था, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। देखिए एपी का मतलब आपको समझना जरूरी है। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी यानी कि एपी है तो उसका सार्वअंतर यानी कि डी ज्ञात कीजिए। ठीक, और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, देखिए प्रश्न के कहने का मतलब ये है कि ये आपको क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है। ठीक है, यानी कि इसमें से आपको ये बताना है कि कौन कौन समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो उसका क्या करना है, सार्वअंतर ज्ञात करना है और उसके 3 और पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है 2, 4, 8, 16। ठीक है, ये आपको एक श्रेणी दी हुई है, तो देखते हैं ये क्या एक समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम हल करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 को, और क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल। ठीक है, जो आपको दिया है 2, 4, 6, ठीक, 2, 4, 8 दिया और 16 दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया है। ठीक, हमको यह बताना है कि क्या यह समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे। यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है, a1 यानी कि जो प्रथम पद है वो क्या है, 2 है। ठीक, और यहाँ पर a2 की बात करें तो a2 क्या है, 4 है। और अगर हम बात करें a3 की वैल्यू क्या है, 8 है। ठीक है, ये आपको समांतर श्रेणी मालूम करना है कि वो समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो कैसे मालूम करते हैं, देखिए अगर सार्वअंतर समान आता है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, अगर सार्वअंतर जो d का मान होता है अगर समान आता है तो वो क्या होता है, समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले सार्वअंतर को निकालेंगे। ठीक है, तो पहले लिखेंगे सार्वअंतर। सार्वअंतर होता है d इक्वल टू a2 माइनस a1। ठीक है, सार्वअंतर कैसे ज्ञात किया जाता है ये आप जान चुके हो पार्ट 1 वीडियो में। ठीक है, अच्छी तरीके से वहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, तो देखिए d इक्वल टू होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ a2 का मान है 4, तो यहाँ पे देखिए a2 का मान है 4 और माइनस a1 का मान है 2। यहाँ घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मान लो ये d1 आप निकाले हो। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो d2 यानी कि d2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2। देखिए a3 का मान यहाँ पर है, देखिए तीसरा पद क्या है, 8 है, माइनस a2 दूसरा पद क्या है, 4 है। तो 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4। यानी कि अगर बात करें देखिए d1 का मान क्या है, 2 और d2 का मान आ गया 4। यानी कि जो सार्वअंतर वो क्या है, समान नहीं है। तो यहाँ से लिखोगे चूँकि d1 नॉट इक्वल टू d2। ठीक है, यानी कि जो सार्वअंतर वो समान नहीं है, इसीलिए यह AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको इस प्रकार से दिया है, 2 दिया है 5/2 और 3 और 7/2। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करें प्रथम पद, ठीक, तो यहाँ से अगर लिखे हम प्रथम पद a1 का मान है 2 और a2 का मान है 5/2। इसी प्रकार a3 का मान है कितना, 3 है। ठीक, और a4 का मान 7/2 है। ठीक, तो देखिए हमको मेन उद्देश्य यहाँ पर सार्वअंतर को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम सार्वअंतर। सार्वअंतर d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। यहाँ पे मान लीजिए सार्वअंतर d1 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो d1 इक्वल टू a2 का मान है 5/2 माइनस a1 का मान है 2। ठीक है, यहाँ पर हल करते हैं तो d1 इक्वल टू देखिए 2 का गुणा इसमें कराएंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 और 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1 और बट्टे में 2 है ही। ठीक है, यानी कि अगर बात करें d1 का मान क्या आ गया, 1/2। ठीक, इसी प्रकार से और d2 निकाल लेते हैं। तो d2 माने d2 इक्वल टू a3 में से a2 घटा देते हैं। ठीक है, तो d2 इक्वल टू देखिए a3 का मान यहाँ पर है 3 माइनस a2 का मान है 5/2। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 2 का गुणा 3 में करोगे तो 3 दूना 6, अब 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें d2 का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक, d1 का मान भी 1/2 है और d2 का मान भी 1/2 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो सार्वअंतर होगा है समान है। तो यहाँ लिखोगे चूँकि d1 इक्वल टू d2। ठीक है, सार्वअंतर क्या है, समान है, इसीलिए यह एक AP है।
यानी कि समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब समांतर श्रेणी है तो प्रश्न में आपको कहा था कि अगर समांतर श्रेणी है तो इनके 3 और पद लिखिए, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो कितने पद तक दिया था, 1 2 3 4, 4 पद तक दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5वां पद निकालते हैं। देखिए 5वां पद यानी कि A5 इक्वल टू, A5 कैसे निकालते हैं, देखिए 5 से 1 कम करते हैं यानी कि A4 प्लस इसमें हम सर्वांतर यानी D को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो A5 देखिए यहाँ पर अगर बात करें A4 कितना है, A4 देखिए यहाँ पर है 7/2 है, ठीक है, 7/2। तो यहाँ रखेंगे मान A4 का 7/2 प्लस D का मान कितना आ रहा था, D का जो मान है 1/2 है, ठीक है। तो 1/2 इसे हल करोगे तो देखिए हर समान है, अंश को जोड़ दोगे तो 7 1 8 हो जाएगा और बटे 2, 2 1 कम 2, 2 2 चौके 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से A6 निकालो, तो A6 है तो A5 हो जाएगा प्लस D इक्वल टू A5 का मान अभी निकाले हो 4 है प्लस D का मान 1/2। तो देखिए 2 का गुणा 4 में करोगे तो 4 दूना 8, 8 में 1 जोड़ोगे तो 9, 9/2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार A7 निकाल लो, तो A7 के लिए A6 प्लस D होगा। तो A6 का मान अभी निकाले हो 9/2 और प्लस D का मान है 1/2। तो देखिए फिर यहाँ पर हर क्या है, समान है, अंश को जोड़ देंगे तो 9 1 10 हो जाएगा और बटे 2, 2 1 कम 2, 2 5 10, यानी कि A7 का मान कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो यह क्या है, यह एक 3 और पद हो जाएंगे, क्या A5 कितना गया 4, A6 9/2, A7 5 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ज्ञात करना होगा, ठीक। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है -1.2, -3.2 और -5.2 और इसी प्रकार से दिया -7.2। इस प्रकार से आपको 4 पद दिए हैं, ठीक है। तो देखिए अब समांतर श्रेणी है कि नहीं ये ज्ञात करने के लिए आपको पहले सर्वांतर ज्ञात करना होगा। तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वांतर ज्ञात करने के लिए D इक्वल टू A2 - A1, सभी सवाल में आपको इसी प्रकार से करना है, ठीक है। तो सर्वांतर इक्वल टू D इक्वल टू A2 - A1। तो यहाँ से देखिए A2 मान क्या है, -3.2 है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए माइनस है तो माइनस लगाते हैं, फिर A1 का मान है -1.2, ठीक है। तो कोष्टक में -1.2, ठीक। तो यहाँ से मान लेते हैं D1 है, तो D1 इक्वल टू -3.2 माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और बचेगा 1.2, ठीक है। तो D1 इक्वल टू देखिए अब 0.2 दोनों में है, तो यहाँ से 3 में से 1 जाएगा तो कितने बचेगा, -2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, -2, ठीक। इसी प्रकार से D2 निकाल लेते हैं। तो D2 के लिए क्या हो जाएगा, A3 - A2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A3 का मान अगर बात करें तो -5.2 है और माइनस देखिए माइनस यहाँ पर भी है और A2 है, A2 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं और 3.2, ठीक। तो देखिए 5 में से 3 जाएगा, देखिए 0.2 दोनों में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा -2, ठीक। यानी कि अगर D2 भी क्या है यहाँ पर -2 है, ठीक। यानी D1 भी और D2 दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ से लिखेंगे D1 बराबर D2, यानी कि जो सर्वांतर है वो क्या है, समान है, ठीक। लिए इसीलिए यह AP है। अब यह AP यानी कि समांतर श्रेणी है तो इसके 3 और पद ज्ञात करने होंगे, ठीक। तो 3 पद यानी कि 4 पद तो दिया ही था, तो A5 ज्ञात करते हैं। तो देखिए A5 ज्ञात करने के लिए A4 प्लस D, और A4 का मान आपको दिया है -7.2, देखिए कहाँ ये दिया है, ठीक है। तो -7.2 प्लस D का मान अभी निकाल रहे थे, D का मान कितना रहा था, -2, ठीक। अब -7 में से देखिए यहाँ पर प्लस है माइनस है, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर -7.2 -2, तो कितना हो जाएगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा, -9.2 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से A6 निकालते तो A6 के लिए इससे एक कम A5 प्लस D, A5 का मान अभी निकाले हो -9.2 और प्लस D का मान है -2, तो देखिए 9 2 कितना हो जाएगा, 11, तो -11.2 हो जाएगा। तो A7 निकाल लेते हैं। तो A7 के लिए A6 प्लस D करते हैं। तो A6 का जो मान है अभी निकालो -11.2 और D का मान -2, तो -11 में -2 जोड़ोगे तो -13.2 हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से यह 3 पद और निकल जाएंगे, ठीक। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, देखिए आई भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है -10, -6, -2 और 2 दिया है, ठीक है। डॉट 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 इस प्रकार से आपको दिया है, ठीक है।
तो यहाँ से क्या करते हैं, सार्वंतर पहले ज्ञात करते हैं। सार्वंतर डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। यहाँ से मान लीजिए D1 निकला है, ठीक है। D1 इक्वल टू देखिए A2 का मान है माइनस का 6 माइनस है, और यहाँ पर माइनस देखिए A1 जो है वो भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं 10। तो 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, यानी कि जो D1 का मान है वो कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक। इसी प्रकार से मान लीजिए D2 निकालते हैं, ठीक। तो D2 क्या हो जाएगा, A3 में से A2 को घटाते हैं, तो A3 का मान है यहाँ पर माइनस का 2, और देखिए माइनस है और A2 का भाई माइनस का 6 है, तो माइनस माइनस प्लस 6, तो यहाँ पे जब घटाओगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि जो D2 भी है वो क्या है, 4 है, ठीक। यहाँ पे क्या है, सर्वांतर क्या है, समान है, इसीलिए लिखोगे D1 इक्वल टू D2, ठीक। चूँकि D1 इक्वल टू D2 इसीलिए यह क्या है, कि AP है, यह AP है। अब यह AP है तो इसके 3 और पद याद करते हैं, ठीक है। तो 4 पद तक तो दिया ही था, तो 5वां पद निकालते हैं। तो A5 इक्वल टू होता है A4 प्लस D। तो A4 का मान देखो दिया था 2 और प्लस D का मान अभी निकल रहे तो 4, तो 4 और 2 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से A6 निकाल लो, तो A6 के लिए A5 प्लस D, A5 का मान अभी निकाले 6 प्लस D का मान है 4 और जोड़ दोगे तो 10। A7 निकाल लो, A7 के लिए A6 प्लस D, तो A6 का देखिए मान अभी निकालो 10 और प्लस D का मान है 4 इक्वल टू 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। तो यहाँ से A5 A6 A7 यहाँ पे 3 और पद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है 3 प्लस अंडर रूट में 2, फिर दिया है 3 प्लस 2 अंडर रूट में 2, ठीक, और फिर दिया 3 प्लस 3 अंडर रूट में 2, ठीक है। इस प्रकार से आपको दिया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सार्वंतर ज्ञात करते हैं, सार्वंतर, तो सार्वंतर मान लेते हैं D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। तो यहाँ पे देखिए A2 का मान क्या है, 3 प्लस अंडर रूट में 2 और माइनस A1 का मान है 3, ठीक। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस का 3, यहाँ पर प्लस का 3, बचेगा क्या, अंडर रूट में 2 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो D2 निकालते हैं, तो D2 A3 माइनस A2 इक्वल टू A3 का मान अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 है, और माइनस A2 का मान यहाँ पर है 3, देखिए माइनस है तो कोष्ठक लगा देना, ठीक है, और प्लस अंडर रूट में 2। तो इसे हल करते हैं तो D2 इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, माइनस को जब अंदर भेजेंगे तो माइनस का 3 और माइनस फिर हो जाएगा तो माइनस का अंडर रूट 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो माइनस का गुणा अगर प्लस में करोगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो D2 इक्वल टू देखिए माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल आउट होगा, और 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 जाएगा तो बचेगा 1 अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये भी है। तो यहाँ पे जो D2 का मान है D2 का जो मान है अंडर रूट 2 है, और D1 का मान भी अंडर रूट 2 है, यानी कि यहाँ पर क्या है, सार्वंतर क्या है, समान है, ठीक है। तो लिखोगे जो D1 इक्वल टू D2 है, ठीक है। इसीलिए यह एक क्या है, AP है, ठीक है, यह एक AP है। अब AP है तो इसके 3 और पद ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर 4 पद तक दिया था, यहाँ पर A5 ज्ञात करते हैं। तो A5 इक्वल टू होता है A4 प्लस D। A4 का मान आपको दिए, देखो यहाँ पर दिया है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस D का मान अभी निकाल रहे थे, D का मान आ रहा था यहाँ पे देखिए D का मान क्या है, अंडर रूट 2, ठीक है। तो अंडर रूट 2 ही जोड़ते हैं, देखिए 3 है, देखिए पहले यहाँ पर 3 लिख देते हैं, प्लस 3 अंडर रूट 2 एक और अंडर 2 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 अंडर रूट 2 है, यानी कि 3 कड़ी में 2 है, एक और कड़ी में 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 कड़ी में 2, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम A6 निकाल लेते हैं। तो A6 के लिए क्या होता है, A5 प्लस D होता है। तो A5 का मान अभी निकाले हो 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस D का मान भी अंडर रूट 2 है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 प्लस देखिए 4 अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पर एक और अंडर 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 2, ठीक। और इसी प्रकार से A7 निकाल लेते हैं। तो देखिए A7 के लिए क्या करोगे, A6 प्लस D। तो A6 का मान है 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 और प्लस D का मान है अंडर रूट 2, ठीक है। इसे भी हल कर लीजिए। तो 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 एक और अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 अंडर रूट 2, ठीक है। और ये आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको इस प्रकार से दिया है। क्या दिया है? 0.2, ठीक, और 0.22, फिर दिया 0.222, ठीक है, फिर दिया 0.2222, ठीक, इस प्रकार से आपको दिया है। ठीक, अब आपको बताना है कि यह एक समांतर श्रेणी है कि नहीं। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं सर्वांतर ज्ञात करके। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम सर्वांतर। सर्वांतर मतलब D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, तो यहाँ से हम D1 अगर निकाल रहे हैं तो देखिए A2 का मान यहाँ पर है 0.22 है। ठीक है, तो 0.22 माइनस A1 का मान है 0.2। ठीक, तो यहाँ पे जब हल करोगे तो देखो 0.22 में से 0.2 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 0.02 बचेगा। अब कैसे बचेगा देखिए, यहाँ पर क्या है? 0.22 है। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पर है दशमलव, देखो दशमलव क्या करना है, सेम आपको इसी पॉइंट पे रखना है। ठीक है, सीधी लाइन में रखना है, और 2 है। ठीक, अब इसको क्या करना है? घटा रहे हैं तो घटाओ। तो देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 को उतारो। ठीक, 2 में से 2 जाएगा तो 0, दशमलव है तो दशमलव, और 0 है तो 0। ठीक, तो यहाँ पर क्या बच्चा? 0.02 इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से आपको D2 निकाल लेना है। तो D2 निकालेंगे तो A3 में से A2 को घटाएंगे। तो A3 का मान यहाँ पर है 0.222 माइनस A2 का जो मान है वो है 0.22। ठीक, तो यहाँ पर भी घटा लेते हैं। तो यहाँ पे जब घटाओगे यानी कि D2 का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 0.002 आएगा। देखिए अब कैसे आएगा। अगर बात करें देखिए यहाँ पर क्या है? 0.222 है। ठीक है, और यहाँ पर घटा रहे देखिए दशमलव को सामने एकदम समान में रखेंगे, और यहाँ पे है 2। ठीक, यहाँ पर घटाओ तो 2 है तो 2 उतार देंगे। 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, और पॉइंट है, पॉइंट उतार दीजिए 0। ठीक, इसी प्रकार से यह है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें D1 जो है वो 0.02 है, और D2 जो है 0.002 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो सर्वांतर वो समान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे चूँकि यहाँ पे जो D1 है वो नॉट इक्वल टू D2 है। ठीक, इसीलिए यह एक AP नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपको दिया है 0 दिया है, माइनस का 4 दिया है, माइनस का 8 दिया है, और माइनस का 12 दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया है। तो यहाँ से पहले हम क्या करते हैं? सर्वांतर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो सर्वांतर मान लीजिए D1 ज्ञात करें। ठीक है, D1 इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान है माइनस का 4, और माइनस है तो माइनस A1 का मान है 0। ठीक, तो यहाँ पर जब घटाना देखिए किसी भी संख्या में से 0 घटाओगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, यानी कि माइनस का 4। ठीक है, तो इसी प्रकार से D2 भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, D2 इक्वल टू A3 में से A2 घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए A3 का जो मान है वो माइनस का 8, और माइनस A2 का मान है माइनस का 4, तो माइनस का 4। तो देखिए माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस 8 में से प्लस 4 जाएगा तो बचेगा माइनस का 4, यानी कि जो यहाँ पर D1 का मान है माइनस का 4, और D2 का मान भी है माइनस का 4। यानी कहोगे यहाँ पे चूँकि D1 इक्वल टू D2 है, यानी कि सर्वांतर क्या है? समान है। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे आप अगले 3 पद को और लिख लोगे। तो यहाँ से निकालोगे A5। तो A5 निकालने के लिए A4 प्लस D, तो A4 का मान है यहाँ पे देखिए माइनस का 12, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 12 प्लस D का मान अभी निकाल लेते हैं माइनस का 4। ठीक है, देखिए माइनस का 12 और माइनस का 4 मिलकर कितना हो जाएगा? माइनस का 16 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से A6 निकालोगे तो A6 इक्वल टू A5 प्लस D। A5 का मान अभी निकालिए माइनस का 16, और D का मान है माइनस का 4, जोड़ोगे तो माइनस का 20। A7 निकाल लो। A7 के लिए A6 में D को जोड़ दो, तो A6 का मान अभी निकाले हो माइनस का 20, प्लस D का जो मान है वो माइनस का 4, तो दोनों को जब जोड़ोगे तो माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको इस प्रकार से दिया। देखिए -1/2 और -1/2, यानी कि सभी ये क्या है? -1/2 ही है। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया है। तो देखिए अब यह क्या एक समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो यहाँ हम क्या करते हैं? पहले सर्वांतर को ज्ञात करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मान लेते हैं D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, तो जो D1 का मान है जो A2 का मान है वो माइनस का 1/2 है, माइनस A1 का जो मान है वो भी माइनस का 1/2 है। तो देखिए माइनस यहाँ पर है ही ऑलरेडी, और एक माइनस और है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। ठीक, यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट, बचेगा 0।
ठीक। इसी प्रकार से D2 निकाल लेंगे, तो D2 निकालोगे तो A3 में से A2 घटाओ, तो A3 का मान भी माइनस का 1/2 है और माइनस माइनस प्लस मिलकर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा कैंसिल आउट होकर, ठीक है। यानी कि जो D1 का मान 0 है और D2 का मान भी 0 है, तो यहाँ पे लिखोगे चूँकि D1 इक्वल टू D2 है, इसीलिए यह एक AP है, ठीक है। यह एक AP है, तो इसके 3 और पद ज्ञात करते हैं। देखिए A5 इक्वल टू क्या होगा, A5 इक्वल टू होगा A4 प्लस D। A4 का मान आपको देखो यहाँ पर दिया है माइनस का 1/2, ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे माइनस का 1/2 और प्लस D का मान आ रहा था 0, तो यहाँ पे जब हल करोगे तो माइनस का 1/2 ही आएगा। इसी प्रकार से A6 निकालो, तो A6 के लिए A5 प्लस D करोगे, तो A5 का मान अभी निकाले हो माइनस का 1/2 और प्लस D का मान है 0, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। इसी प्रकार A7 का भी आ जाएगा माइनस का 1/2। देखिए A6 प्लस D करोगे, तो A6 का मान अभी निकालो माइनस का 1/2 प्लस D का मान 0, यहाँ पर हल करोगे तो माइनस का 1/2, ठीक। ये हो जाएंगे 3 और पद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 9 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 ए दिया है 1 3 9 27 ... इस प्रकार से आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, पहले हम सर्वांतर को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो सर्वांतर मान लेते हैं D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, तो D1 इक्वल टू देखिए A2 का मान है 3 माइनस A1 का मान है 1, जब इससे देखिए 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, ठीक है। यानी कि जो D1 का मान है कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से D2 को भी निकाल लेते हैं, तो D2 इक्वल टू होता है A3 में से हम A2 को घटा देंगे, ठीक है। तो D2 इक्वल टू देखिए यहाँ पे हल कर लेते हैं, A3 का मान क्या है, A3 का है 9 माइनस A2 का जो मान है वो 3 है, ठीक है। अब 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी कि जो D2 का मान है वो क्या आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे लिखोगे चूँकि D1 नॉट इक्वल टू D2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है D1 का मान और D2 का मान है 6, यानी कि जो सामांतर वो क्या है, समान नहीं है, ठीक। तो इसीलिए यह AP नहीं है, इस प्रकार से आपको लिख देना है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 10 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपका IMP है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये परीक्षा में आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 10 11 ये सब जो है ना थोड़ा सा IMP लेवल का है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, A दिया है, 2A दिया है, 3A दिया है और 4A दिया है, ठीक है। और इस प्रकार से आपको दिया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, आप पहले हम क्या करेंगे, सर्वांतर को ज्ञात करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर सभी में करते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। तो देखिए A2 का मान अगर बात करें तो A2 का मान है 2A माइनस A1 का मान है A। अब 2A में से A जाएगा तो बचेगा A, ठीक। इसी प्रकार D2 निकालते हैं, तो D2 A3 में से A2 घटाओ, तो A3 का मान है यहाँ पर 3A माइनस A2 का मान है 2A। अब यहाँ 3A में से 2A जाएगा तो बचेगा A, यानी कि यहाँ से कह सकते हो कि जो D1 का मान है वो A है और D2 का मान भी A है, इसीलिए जो D1 इक्वल टू D2 होगा, यानी कि जो सर्वांतर है वो समान होगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखोगे इसीलिए यह एक AP है, ठीक है। इसीलिए है कि AP है, यानी कि सर्वांतर समान है, तो ये क्या होगा, AP होगा। तो इसके 3 और पद ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर A4 तक तो दिया ही होता है, 1 2 3 4, ठीक। तो यहाँ पर A5 ज्ञात करते हैं, तो A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस D हो जाएगा, ठीक है। A4 का मान आपको दिया 4A प्लस D का जो मान आ रहा था वो A आ रहा था, ठीक है। जोड़ोगे तो जो जाएगा 5A। इसी प्रकार से A6 निकालोगे तो A5 प्लस D करोगे, तो A5 का मान अभी निकालो 5A प्लस D का मान है A, जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 6A आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार A7 निकालो, A7 के लिए क्या करोगे, A6 में D जोड़ो, तो A6 का मान अभी निकालो 6A प्लस D का मान है A इक्वल टू 7A आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 पद है यहाँ पर हो जाएगा आंसर, ठीक। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर अब चलो 11 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, A दिया है, A स्क्वायर दिया है, A क्यूब है, फिर A की घाते 4 ... इस प्रकार से आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम सर्वांतर ज्ञात करते हैं। देखिए D1 इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1, ठीक। तो D1 इक्वल टू A2 का मान है A स्क्वायर माइनस A1 का मान है A। तो D1 इक्वल टू देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम A को कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, A माइनस 1 बचेगा, ठीक। या आप कर सकते हो इसी को भी इतने तक ही रख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए D2 निकाल रहे हैं, ठीक है। D2 इक्वल टू होता है A3 माइनस A2।
तो A3 का जो मान है a क्यूब है माइनस A2 का मान है a स्क्वायर। ठीक, तो D2 इक्वल टू देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, a स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं और यहाँ बचेगा a माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे D2 का मान क्या आ गया, a स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस 1 और जो D1 का मान था वो क्या था, a और अंडर रूट a ब्रैकेट में a माइनस 1। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दोगे, देखिए यहाँ पर a है बस और यहाँ पर a स्क्वायर है, यानी कि यहाँ से आप कह सकते हो कि जो सार्वअंतर यानी कि जो D1 नॉट इक्वल टू D2 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सार्वअंतर समान है ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर a है और यहाँ पर a स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे चूंकि यह AP नहीं है। ठीक है, यह AP नहीं है और यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 12 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें यानी कि XII। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको देखिए इस प्रकार से दिया है, √2, √8 और √18 और दिया है √32। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले सार्वंतर को देखते हैं। अगर सार्वंतर समान है तो समांतर श्रेणी होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं हम सार्वंतर यानी कि D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। तो D1 इक्वल टू A2 का मान है करड़ी में 8 और माइनस A1 का मान है करड़ी में 2। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले देखिए अब करड़ी के जो 8 है, करड़ी में जो 8 है हम उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए करड़ी में 8 को हम इस प्रकार से, पहले हम इससे क्या करेंगे, हम इसका लसा लेंगे। ठीक है, देखिए 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब इसका आप गुणनखंड हो, यानी कि ऐसे देखिए 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पर एक जोड़ा बनाओ, एक बच रहा है, यानी कि इससे आप क्या लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो 2 करड़ी में 2 लिख सकते हो। ठीक है, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 करड़ी में 2। तो यहाँ से हम लिखेंगे D1 इक्वल टू 8 को लिख सकता हूँ 2 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 2 है ही। ठीक है, अब 2 करड़ी 2 में से एक करड़ी जब 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, D1 इक्वल टू क्या बचेगा, करड़ी में 2 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम D2 निकाल लेते हैं। तो D2 इक्वल टू A3 माइनस A2। देखिए A3 का जो मान है वो करड़ी में 18 है माइनस A2 का जो मान है और वो है करड़ी में 8। ठीक है, A3 का मान क्या है, करड़ी में 18 माइनस A2 का जो मान है करड़ी में 8 है। ठीक है, इसे हल करते देखिए, अब करड़ी में जो 18 है आप उसको क्या लिख सकते हो, करड़ी में जो 18 है आप उससे लिख सकते हो 3 करड़ी में 2। ठीक है, किस प्रकार से लिखोगे, देखिए यहाँ पर है 18, क्या करना है आपको, इस प्रकार से गुणनखंड करना है। तो देखिए 2 से काटोगे तो 9, 3 से काटोगे तो 3 और 3 से काटोगे तो 1। यहाँ पे 3 का जोड़ा बना है, यानी कि जो 3 है वो बाहर आ जाएगा और जो 1 अकेला में है वो क्या चलेगा, अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, और माइनस करड़ी में 8 को आप किस प्रकार से लिख रहे थे, 2 करड़ी में 2। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें 3 कड़ी में 2 में से हम 2 कड़ी में 2 को घटाएंगे तो बचेगा क्या, बचेगा कड़ी में 2। ठीक, यानी कि यहाँ से जो D2 का मान है वो क्या आ जाएगा, कड़ी में 2 आ जाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ पे सार्वंतर क्या है, समान है। तो यहाँ से लिखोगे चूँकि जो D1 इक्वल टू D2 के बराबर है इसीलिए यह क्या है, एक AP है, यह एक AP है। ठीक, अब यह एक AP है तो इसके 3 और पद ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे, तो A5 ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, A4 प्लस D करेंगे। तो A4 का मान हमको दिया है करड़ी में 32 और प्लस D का मान अभी निकाले थे करड़ी में 2। ठीक है, अब देखिए अब करड़ी में जो 32 है आप उसको किस प्रकार से लिख सकते हो, करड़ी में 32 को देखिए आपको क्या करते हो ना, यही तक आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, तो यही तक आंसर छोड़ो। इसी प्रकार से A6 को निकालो, A6 क्या होगा, A5 प्लस D होगा। तो A5 का मान अभी निकाले हो करड़ी में 32 प्लस करड़ी में 2 और प्लस D का मान भी करड़ी में 2। तो यहाँ से A6 इक्वल टू देखिए कड़ी में 32 को रहने दो प्लस कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 तो 2 कड़ी में 2। ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से A7 निकालते हैं। तो A7 के लिए A6 प्लस D करोगे तो A6 का मान निकाले हो कड़ी में 32 प्लस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या करोगे, यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ बराबर नहीं रहेगा, प्लस D का मान तो भी लिखना है, D का मान है कड़ी में 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, करड़ी में 32 और प्लस देखिए 2 एक और है, एक 2 यहाँ पर है तो 2 1 3 करड़ी में 2। ठीक, ये भी आंसर रहेगा। अगर आप इस प्रकार से नहीं लिखना चाहते हो तो आप जो करड़ी में 32 है ना, जो करड़ी में 32 है आप उसे लिख सकते हो 4 करड़ी में 2।
ठीक। अब 4 कड़ी में 2 लिख सकते हो, तो देखिए पहला का जो आंसर आप मतलब दूसरे रूप में पाना चाहते हो, तो देखिए पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 कड़ी में 2 है, एक और कड़ी में 2 मिलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 कड़ी में 2, ठीक है, या इसे भी लिख सकते हो। इसी प्रकार से जो A6 है इसको कैसे लिख सकते हो, देखिए कड़ी में 32 को लिख सकते हो 4 कड़ी में 2, और यहाँ पे 2 कड़ी में 2 और है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 6 कड़ी में 2 भी लिख सकते हो, ठीक, इसे भी लिख सकते हो। इसी प्रकार से A7 जो है इसको इस प्रकार से न लिखकर आप इसे किस प्रकार से लिखोगे, देखिए कड़ी में जो 32 है इसे 4 कड़ी में 2 लिखोगे, और 4 3 7 और 7 कड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक। इसे देखिए अच्छा होगा आप इसी को इसी रूप में लिखना, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 13 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें यानी कि XIII, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है कड़ी में 3, कड़ी में 6, कड़ी में 9 और कड़ी में 12, ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया है। तो यहाँ पहले हम क्या करते हैं, सार्वंतर को ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिए D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 का जो मान है वो कड़ी में 6 है, माइनस A1 का जो मान है वो 3 है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, इससे आप किस प्रकार से लिख सकते हो, देखिए अगर हम बात करें इसमें से कड़ी में जो 3 है उसको हम क्या करेंगे ना, कॉमन करें, ठीक है। देखिए किस प्रकार से हम कड़ी में 6 जो है, कड़ी में 6 इसको हम लिख सकते हैं कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 3 और माइनस का कड़ी में 3 है ही, तो यहाँ से क्या करता हूँ, कड़ी में जो 3 है उसे कॉमन कर लेंगे, ठीक है, तो बचेगा क्या, कड़ी में 2, यहाँ पे देखिए कड़ी में 3 जो है उसे कॉमन कर लिया और बचेगा कड़ी में 2 माइनस 1 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम D2 निकालते हैं, तो D2 क्या होगा, A3 माइनस A2, तो A3 का मान है कड़ी में 9 माइनस A2 का मान है कड़ी में 6। अब देखिए ये जो कड़ी में 9 है उसका जब वर्गमूल निकालोगे तो हो जाएगा 3, माइनस कड़ी में 6 को आप लिख सकते हो कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 2, ठीक। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से देखिए अगर हम बात करें कड़ी में 3 को कॉमन करें तो बचेगा क्या, बचेगा कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 बचेगा, यानी कि जो यहाँ पे देखिए इसका और इसका जो मान है अलग अलग है, यानी कि जो सार्वंतर वो समान नहीं है, तो लिखोगे D1 नॉट इक्वल टू D2, ठीक। इसीलिए यह एक AP नहीं है, ठीक है, और यह आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 14 का देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया है X मतलब कि XIV, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, सार्वंतर को ज्ञात करेंगे, तो सार्वंतर मान लेते हैं D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 का जो मान है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस A1 का मान है 1, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8, इसी प्रकार से D2 निकाल लेते हैं, तो A3 में से A2 को घटाएंगे, तो देखिए A3 का मान जो है वो 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस A स्क्वायर, A का जो है 3 है, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 25 में से 9 जाएगा तो बचेगा 16, यानी कि जहाँ पे देखिए D1 का मान 8 है और D2 का मान है 16, यानी कि जो सार्वंतर वो क्या है, समान नहीं है। तो यहाँ से लिखोगे D1 नॉट इक्वल टू D2, ठीक है। इसीलिए अतः लिख सकते हो, इसीलिए अतः यह एक AP नहीं है, ठीक है, यह एक AP नहीं है, ठीक। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 15वां यानी कि X भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और यहाँ पे देखिए आपको दिया है 73 दिया है, ठीक है। अब 7 का क्यूब मत बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सार्वंतर को ज्ञात करेंगे, तो सार्वंतर मान लेते हैं D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 का जो मान है 5 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 माइनस A1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 25 में से 1 जाएगा तो बचेगा 24, ठीक है। इसी प्रकार D2 निकालते हैं, तो A3 माइनस A2, तो A3 का मान देखिए 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, माइनस A2 का मान है 5 का स्क्वायर यानी 25, देखिए 49 में से 25 जाएगा तो भी 24 ही आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप D3 निकालोगे तो 24 ही आएगा, ठीक है। तो लिखोगे यहाँ पर चूँकि जो D1 है बराबर D2 यानी कि जो सार्वंतर वो क्या है, समान है, इसीलिए यह क्या है, एक AP है, यह एक AP है। अब यह एक AP है तो इसके 3 और पद ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है।
तो देखिए A5 कैसे ज्ञात करेंगे, A5 A4 प्लस डी हो जाएगा। तो A4 का जो मान है वो 73 है प्लस डी के देखिए 73 है A4 का मान, और डी आप निकाल रहे थे 24, ठीक है। अब 73 और 24 को जोड़ दो, देखिए 4 3 7 7 2 9 यानी कि 97, ठीक है। इसी प्रकार से आपको A6 को निकाल लेना है। तो A6 के A5 प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। A5 का जो मान है अभी निकालो 97 प्लस डी का मान है 24 इक्वल टू देखिए 7 4 11 हाथ में आया 1, 9 2 11 1 12, 121 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से A7 निकालोगे, A6 प्लस डी, तो A6 का मान है 121 और प्लस डी का जो मान है वो है 24, ठीक। तो इसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 145। तो ये हो जाएगा 3 और पद, ठीक है। तो यहाँ प्रश्नावली 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है, जिसमें आपके क्वेश्चन पूरे कितने थे 15 क्वेश्चन, ठीक है, वे सभी समाप्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 पूरी तरह से समाप्त होता है, ठीक।